दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक यूपीएस की। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या है ये यूपीएस और ये एनपीएस ओपीएस से किस तरीके से अलग है? क्या ये कर्मचारियों को फायदेमंद रहने वाली है? जानेंगे इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजा दें, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस जानकारी को इसी तरह फैलाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दरअसल हाल ही में यूपीएस को मंजूरी मोदी सरकार ने दे दी है और ये यूपीएस जो है एनपीएस और ओपीएस के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाई गई है, इसलिए इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोला गया है, क्योंकि इसमें ओपीएस का भी कुछ कॉन्सेप्ट है और एनपीएस का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या ये यूपीएस ओपीएस की मांग को बंद कर देगी, एम्प्लॉय की नाराजगी को खत्म कर देगी? तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं ओपीएस के। तो ओपीएस जो है दोस्तों कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुई थी, इसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। तो ओपीएस में देखिए, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी जिस माह में रिटायर्ड होता था उस माह उसकी जितनी सैलरी बन रही होती थी उसका 50% सीधा इसमें गणित था, मैथमेटिक्स था। जो सैलरी सरकारी कर्मचारी को आखिरी माह में मिलेगी उसका 50% सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। इसमें सर्विस के दौरान एक भी पैसा नहीं काटा जाता था सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से, और इसमें केवल एक ही शर्त थी कि सरकारी कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा करना चाहिए। मतलब कि उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है वह कम से कम 10 साल तो होना ही चाहिए, तभी उसको ये पेंशन मिलना चालू होती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में एक और फायदा सरकारी कर्मचारियों के लिए था कि जब भी कभी महंगाई भत्ता के तौर पर डीए वगैरह बढ़ते थे तो वह फायदा भी पेंशन में इसमें जुड़कर आ जाता था। तो इस प्रकार से साल में 2 बार महंगाई भत्ता में हुए संशोधन का भी फायदा यहाँ पर मिल जाता था दोस्तों। लेकिन इस ओपीएस को 31 दिसंबर 2004 को बंद कर दिया और फिर एक नई पेंशन स्कीम को लागू किया। तो ये जो नई पेंशन स्कीम है 1 जनवरी 2005 से लागू हो गई थी। वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया और इसका खामियाजा उन्हें 2004 के चुनाव में भी देखने को मिला। बीजेपी सरकार की काफी अच्छी खासी हार में से एक कारण ये भी रहा है। तो जब ये 1 जनवरी 2005 को लागू हुई तो उसके बाद से जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी बने हैं उनके लिए एक न्यू पेंशन स्कीम, जो एनपीएस बोला जाता है, वह लागू हो गई। अब इसमें देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं था कि रिटायरमेंट पर सरकारी कर्मचारी को कितना पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा। जहां ओपीएस में फिक्स था 50% आखिरी महीने की सैलरी का, वहीं एनपीएस में कोई भी फिक्स नहीं था। साथ ही एक और बात इसमें ये थी कि जहां ओपीएस में कोई भी पैसा नहीं लगता था, इसमें एनपीएस में सरकारी कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% जो है अंशदान के तौर पर कटवाना पड़ता था अपनी पेंशन के लिए। तो सरकार यहाँ पर पेंशन के लिए प्रत्येक कर्मचारी से प्रत्येक माह की सैलरी का 10% काटती थी और साथ ही एनपीएस के खाते में अपना 10% भी जोड़ती थी। मतलब कि कुल मिलाकर 10% सरकारी कर्मचारी से काटा और 10% खुद भी दिया सरकार ने। बाद में मोदी सरकार ने एनपीएस खाते में इस 10% को बढ़ाकर 14% कर दिया था। तो इस तरीके से इकट्ठे हुए सरकारी कर्मचारी के एनपीएस खाते के जो पैसे थे वो सरकार बाजार में लगाती थी। बाजार में इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया या अन्य सरकारी स्कीम्स में ये पैसा इकट्ठा लग जाया करता था, और इस लगे हुए पैसे में कितना रिटर्न मिलना है ये बाजार भाव पर तय होता था। तो भाई जब रिटायरमेंट होगा किसी कर्मचारी का उस समय बाजार की कीमत क्या है, बाजार यदि अच्छा है तो आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपकी पेंशन अच्छी बनेगी। लेकिन यदि बाजार खराब है तो आपकी पेंशन अच्छी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, जो रिटर्न है वही आपका पेंशन की राशि को तय करता था और रिटर्न जो है बाजार के भाव पर तय होता है। तो इस प्रकार से इसमें कर्मचारी के लिए पेंशन कितनी मिलनी है ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी का जो पेंशन है वो उसका जो पैसा है वो दोनों ही रिस्क में चल रहे हैं, और इसमें बाजार भाव पर डिपेंड होने से पता चला किसी दिन आपको सैलरी मिल गई 1 लाख और किसी माह आपको सैलरी मिली केवल 10 रुपये 20 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये स्कीम बाजार पर पूरी तरह डिपेंडेबल थी और इसमें साथ में पैसा भी
सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का हर माह 10% देना पड़ रहा था। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जहां वाजपेयी सरकार ने 2004 में एनपीएस को लागू किया, वहीं 2009 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने इसको अन्य क्षेत्रों के लिए भी खोल दिया, मतलब इसको पब्लिक कर दिया और अब इसको एक कदम और आगे ले गई। तो कहीं ना कहीं एनपीएस का समर्थन कांग्रेस ने भी उस समय किया था, उसको और आगे बढ़ाया था। जहां ओपीएस में हर साल आपको महंगाई भत्ते का ही फायदा मिल रहा था, वहीं एनपीएस में अब इस महंगाई भत्ते को भी हटा दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। वहीं बात करें इसमें शर्त की, तो शर्त जहां ओपीएस में मिनिमम 10 साल थी, यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपका जो पैसा है वो सैलरी से हर माह इसमें कट रहा था, तो इसमें ऐसी कोई शर्त सर्विस पीरियड की नहीं थी। अब बात करते हैं यूपीएस की। आखिर सरकार को यूपीएस लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जहां ओपीएस में एक फिक्स इनकम थी, एक फिक्स पेंशन का राशि था और एक भी पैसा नहीं काटा जा रहा था, वहीं एनपीएस ओपीएस के बिल्कुल उलट थी। एक तो फिक्स पेंशन नहीं थी और साथ में पैसा भी कटता था। तो यहाँ पर सरकार यूपीएस लेकर आई है। ओपीएस और एनपीएस दोनों के कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स कर दिए हैं, इसलिए इसको यूपीएस बोला गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी और जब ये लागू हो जाएगी तो सरकारी कर्मचारियों के पास 2 विकल्प हो जाएंगे अपनी पेंशन के लिए। एक एनपीएस जो कि अभी लागू है तो वो लागू रहेगा ही, जिसको एनपीएस में रहना है तो वो एनपीएस में रह सकता है और जिसको यूपीएस में रहना है तो वो यूपीएस का भी विकल्प चुन सकता है, लेकिन ये चुनेगा वो 1 अप्रैल 2025 से। तो आप जान लेते हैं कि यूपीएस किस तरीके से ओपीएस से अलग है, ओपीएस से समान है, एनपीएस से अलग है और एनपीएस के समान है। तो जहां ओपीएस में 50% फिक्स पैसा पेंशन के तौर पर मिलने वाला था रिटायरमेंट पर सरकारी कर्मचारी को, वो भी अपनी आखिरी महीने की सैलरी का 50%, तो वहीं यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, सरकारी कर्मचारियों का जो आखिरी साल होगा उसके जो 12 महीने होंगे उसकी बेसिक सैलरी का एक एवरेज निकालेगी सरकार, उसका 50% सरकारी कर्मचारियों को सरकार जो है पेंशन के तौर पर देने वाली है। तो यहाँ पर एक फिक्स पेंशन की राशि रखी गई है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक शर्त रख दी है। ये जो 50% की राशि है ये तभी उन सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगी जब उनका सर्विस रिकॉर्ड कम से कम 25 साल का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी रिटायरमेंट पर आपको 50% मिलेगा। अब यदि कोई कर्मचारी यह शर्त पूरी नहीं कर पाता है और 25 साल के पहले रिटायर हो जाता है, लेकिन यदि वो 10 साल से ज़्यादा उसकी सर्विस रिकॉर्ड है तो उसने कितने साल सर्विस करी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको जिस माह वो रिटायर्ड हुआ है उसके पिछले 12 महीने देखे जाएंगे और उसकी बेसिक सैलरी का कितना परसेंटेज उसको पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह डिपेंड करेगा कि सरकारी कर्मचारी ने कितने साल सर्विस की है। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ने पेंशन राशि की गारंटी दी है, वो है 10,000 रुपए। कब? जब यदि किसी सरकारी कर्मचारी का जो सर्विस रिकॉर्ड है वह मैक्सिमम 10 साल ही है या उससे कम भी है, तब सरकार ने यहाँ पर प्रावधान किया है कि आपको कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर मिलेंगे ही मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड यदि हो जाता है तब। तो भैया सरकारी कर्मचारियों कैसा लगा यह है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी भैया ऐसी ही रहती है। तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आपको मिनिमम सर्विस रिकॉर्ड रखना जरूरी है, यह एक समानता है। और आपका जो 50% फिक्स पेंशन वाला सिस्टम में वह भी यहाँ पे लगभग उसी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ निकाला है, लेकिन वहाँ जो सिस्टम था, वहाँ जो मैथमेटिक्स थी वो सिंपल थी और यहाँ जो मैथमेटिक्स है उसको थोड़ी सा जटिल कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस माह सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होगा उसके 12 महीने जब पीछे जाएंगे तो उसकी बेसिक सैलरी हर माह की देखी जाएगी, उसका सम किया जाएगा और डिवाइड बाय 12 करेंगे, उसके बाद जो एवरेज निकलेगा उसका 50% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा टिपिकल और जटिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि एनपीएस के समान क्यों है। तो जैसा कि एनपीएस में सरकारी कर्मचारी को हर माह अपनी सैलरी से पेंशन के लिए 10% अंशदान के तौर पर कटवाना पड़ता है या सरकार काट लेती है और 14% सरकार देती है, तो ठीक उसी तरह एनपीएस की तरह ही यूपीएस में भी ये प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी का 10% हर माह काटा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज अलग है कि जहाँ 14% मोदी सरकार ने कर दिया था,
वहीं यहाँ पे सरकार कर्मचारी के यूपीएस के खाते में 18% अंशदान देगी। तो इस प्रकार यूपीएस के खाते में जो ये पैसा जमा होगा वो कहाँ लगाया जाएगा, ये सरकार ने यहाँ कोई स्पष्ट नहीं किया है। यहाँ तो उन्होंने सीधा सिस्टम ये बताया है कि भाई आपको हम इतना रुपए फिक्स पेंशन के तौर पर देने वाले हैं। अब जो ये सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार उसको रिवाइज कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है, उसके परसेंटेज को घटा या बढ़ा सकती है, लेकिन ये घटाएगी हर 3 साल बाद। ठीक है, कभी भी नहीं घटा सकती। यहाँ फिक्स कर दिया है कि 3 साल में ही इसको रिवाइज किया जाएगा। यूपीएस के विकल्प का फायदा 2004 के बाद भर्ती हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खुल गया है और अभी जो कर्मचारियों की संख्या है, केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या, वह 23 लाख अभी फिलहाल के लिए है। और अब ऐसी यूपीएस को जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहाँ बहुत ज़्यादा संभावना नहीं, 100% संभावना है कि वहाँ पे भी इस यूपीएस के विकल्प को खोल दिया जाएगा अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यूपीएस ओपीएस और एनपीएस से किस तरह यूनिक है। तो यहाँ पर देखिए, यूपीएस में यदि कोई भी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसको जो पेंशन मिल रही है उस पेंशन का 60% हिस्सा जो है पेंशन के तौर पर ही हर माह परिवारजन को भी दिया जाएगा। परिवार को भी देने की बात यहाँ पे रखी गई है ताकि उनकी जो वित्तीय सुरक्षा है उसको बनाए रखा जा सके। इस प्रकार से यहाँ पे परिवार का भी ध्यान यूपीएस में रखा गया है, जो कि एक कॉन्सेप्ट लगभग ओपीएस से ही उठाकर लाए हैं लोग। तो भाई जहाँ ओपीएस की तरह यूपीएस 25 साल की मिनिमम सर्विस पर 50% अधिकतम पेंशन देने का प्रावधान तो देती है और मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन देने की गारंटी भी देती है, वहीं एनपीएस की तरह यहाँ पर 10% काटा भी जाएगा हर माह सैलरी से। तो कर्मचारियों की फिक्स पेंशन की जो समस्या थी उसको सॉल्व करने की कोशिश सरकार ने यहाँ पर की है। अब देखना ये है कि सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच ये जो पेंशन को लेकर लड़ाई है वो अभी आगे और जारी रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों, ये थी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों के बारे में जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या यूपीएस एक फायदे का सौदा है या नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।